हम सब ने चैट जीपीटी जैसे एआई के बारे में सुना ही है। कविता लिख सकते हैं, ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं, हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एआई सिर्फ बातें करने के बजाय हमारे लिए असल में काम करना शुरू कर दे? मतलब सिर्फ सलाह ना दे, बल्कि उस सलाह पर अमल भी करे। आज हम इसी अगली बड़ी चीज के बारे में गहराई से जानेंगे। हमारे पास तकनीकी गाइड, माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं का एक विस्तृत शोध पत्र और उद्योग विशेषज्ञों के कई लेख हैं। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि एआई कैसे बोलने वाले से करने वाला बन रहा है। और ये बदलाव मतलब बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं लार्ज एक्शन मॉडल्स की, या LAMs। ये एआई का वो रूप है जो सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि एक्शन लेता है। ये सिर्फ दुनिया के बारे में बताता नहीं है, ये दुनिया में काम करता है। चलिए इसी को खोलकर समझते हैं। अभी तक हम जिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs को जानते हैं, वो हमारे लिए जानकारी खोजने वाले एक बहुत ही काबिल लाइब्रेरियन की तरह हैं। मैं उनसे कुछ भी पूछूं, वो मुझे जवाब दे देंगे। लेकिन लैम्प्स क्या हैं? वो इस लाइब्रेरियन से अलग कैसे हैं? ये बहुत अच्छी तुलना है। वो लाइब्रेरियन आपको बताएगा कि आपको कौन सी किताब कहाँ मिलेगी, शायद उस किताब का सारांश भी दे देगा, लेकिन वो आपकी जगह जाकर उस किताब को पढ़ेगा नहीं। लैम्प्स का मूल विचार यही है। ये इंसानी इरादों को असल कार्रवाई में बदलते हैं। मतलब अगर मैं एक LLM से पूछूं कि अगले हफ्ते मुंबई के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट कैसे बुक करें, तो वो मुझे 10 वेबसाइटों के नाम और एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दे देगा। और फिर सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, हर वेबसाइट पर जाकर तारीखें डालकर। बिल्कुल। और यहीं पर लैम्प्स तस्वीर में आता है। एक लैम्प से यही सवाल पूछने पर वो सिर्फ स्टेप्स नहीं बताएगा, वो आपकी ओर से असल में उन वेबसाइटों पर जाएगा, कीमतों की तुलना करेगा, आपकी पिछली बुकिंग्स के आधार पर शायद ये भी याद रखेगा कि आपको विंडो सीट पसंद है, और फिर सबसे अच्छा विकल्प चुनकर फ्लाइट बुक कर देगा। आपको सिर्फ आखिर में एक कंफर्मेशन मिलेगा। अच्छा, तो ये बात करने वाले और काम करने वाले के बीच का फर्क है। ये सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा है, ये एक्शन ले रहा है। इसीलिए शायद हमारे स्रोतों में इन्हें एआई एजेंट भी कहा जा रहा है। ये हमारे डिजिटल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। सही कहा। लैम्प्स को डिजिटल या भौतिक दुनिया के साथ सीधे इंटरैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे सिर्फ सलाह पर नहीं रुकते, बल्कि काम पूरा करते हैं। तो ये अंतर सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। अगर इनका काम इतना अलग है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इन्हें सिखाने का तरीका भी बहुत अलग होगा। मतलब इनका स्कूल भी LLM से अलग होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यही उनके बीच का सबसे बड़ा फर्क है। इसे कुछ हिस्सों में तोड़कर देख सकते हैं। सबसे पहला तो है मुख्य काम। जैसा हमने अभी बात की, LLMs का काम है टेक्स्ट को समझना और बनाना। वहीं लैम्प्स का काम है किसी माहौल में, चाहे वो कोई ऐप हो, वेबसाइट हो या कोई रोबोट, काम की योजना बनाना और उसे पूरा करना। ठीक है, तो एक का काम है शब्दों की दुनिया में और दूसरे का एक्शन की दुनिया में। तो फिर दूसरे फर्क यानी उनके स्कूल या ट्रेनिंग डेटा पर आते हैं। LLMs को तो हम जानते हैं कि इंटरनेट का लगभग सारा टेक्स्ट और कोड पढ़ाया जाता है। लैम्प्स क्या पढ़ते हैं? वाह! तो LLMs को टेक्स्ट और कोड तो पढ़ाया ही जाता है, क्योंकि उन्हें हमारे निर्देश समझने होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें एक्शन पैटर्न, API इंटरैक्शन और व्यवहार संबंधी डेटा पर भी ट्रेन किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो उन्हें सिर्फ ये नहीं सिखाया जाता कि बटन शब्द का क्या मतलब है, बल्कि ये भी सिखाया जाता है कि किसी वेबसाइट पर सबमिट बटन पर क्लिक करने से क्या होता है। उन्हें लाखों उदाहरण दिखाए जाते हैं कि लोग ऐप्स और वेबसाइट्स पर कैसे काम करते हैं। वाह! तो अगर LLM एक शानदार शेफ है जिसे दुनिया की हर रेसिपी पता है और वो आपको बता सकता है, तो LLM एक रोबोटिक शेफ है जिसे न सिर्फ रेसिपी पता है, बल्कि उसे ये भी सिखाया गया है कि किचन में जाकर ओवन कैसे चलाना है, सब्जियां कैसे काटनी हैं और असल में उस रेसिपी से खाना कैसे बनाना है। ये बहुत सटीक तुलना है। और इसी से तीसरा फर्क निकलता है आउटपुट। LLM का आउटपुट है शब्द, एक जवाब, एक सारांश, एक कोड। LLM का आउटपुट है एक पूरा किया हुआ काम, एक बुक की हुई टिकट, एक बनी हुई तिमाही रिपोर्ट या एक भेजा हुआ ईमेल। और जाहिर है जब कोई असल दुनिया में काम कर रहा हो तो उसकी सीमाएं और खतरे भी अलग होंगे। बिल्कुल। और ये चौथा फर्क है, LLM खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकता, तो नुकसान का खतरा सीमित है। ज्यादा से ज्यादा वो गलत जानकारी दे देगा,
लेकिन LAMs के साथ गलतियों का खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि उनके एक्शन का असल दुनिया में असर होता है। गलत फ्लाइट बुक करना या गलत ट्रेड लगा देना बहुत महंगा पड़ सकता है। साथ ही उन्हें हजारों अलग-अलग सिस्टम के साथ जोड़ना भी एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है और LLM से कैसे अलग है। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ये काम कैसे करते हैं? मतलब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? मान लीजिए मैंने उसे फ्लाइट बुक करने के लिए कहा। उस एक लाइन के निर्देश को वो असल काम में कैसे बदलता है? क्या वो सीधे काम पर लग जाता है? नहीं, ये एक बहुत व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके आर्किटेक्चर में कई परतें होती हैं। सबसे पहली परत है परसेप्शन लेयर, जिसका काम है आपके लक्ष्य को समझना। जब आप कहते हैं अगले हफ्ते मुंबई के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट बुक करो, तो यह परत भाषा की अपनी समझ का इस्तेमाल करके आपके इरादे को सही से पकड़ती है। ये समझना ही अपने आप में एक कमाल है। LLMs भी ये करते हैं, लेकिन यहाँ दांव पर ज्यादा लगा है। अगर LLM ने गलत समझ लिया तो वो गलत काम कर देगा। तो समझने के बाद वो क्या करता है? समझने के बाद आती है दूसरी परत, जिसे रीजनिंग और प्लानिंग लेयर कहते हैं। ये LLM का दिमाग है। यहाँ वो आपके बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे करने लायक स्टेप्स में तोड़ता है। जैसे स्टेप 1 फ्लाइट बुकिंग वेबसाइटों की पहचान करो। स्टेप 2 हर वेबसाइट पर जाकर मुंबई के लिए अगले हफ्ते की तारीखें डालो। स्टेप 3 नतीजों को कीमत के हिसाब से फिल्टर करो। और इसी तरह यह एक तरह से अपने लिए एक एक्शन प्लान बना रहा है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई इंसान किसी काम को करने से पहले सोचता है। योजना बनाने के बाद ही तो असली काम शुरू होता है। हाँ, और यहीं पर तीसरी परत एक्शन एग्जीक्यूशन लेयर काम आती है। ये लैम के हाथ पैर हैं। ये असल में उन स्टेप्स को पूरा करती है। वेबसाइट के API से बात करना, फॉर्म भरना, बटनों पर क्लिक करना, ये सब स्वचालित रूप से होता है। लेकिन डिजिटल दुनिया हमेशा उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती। जी, क्या होगा अगर कोई वेबसाइट क्रैश हो जाए या कोई बटन उसे ना मिले? क्या वो हार मान लेगा? यहीं पर इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है फीडबैक लूप। एक्शन लेने के बाद ये लगातार जांचता है कि एक्शन सफल हुआ या नहीं। अगर वेबसाइट लोड नहीं हुई तो ये थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करेगा। अगर कोई बटन नहीं मिला तो ये पेज के कोड को देखकर दूसरा तरीका आजमा सकता है। ये सिर्फ आंख बंद करके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा, बल्कि ये अपने काम को परख भी रहा है और जरूरत पड़ने पर सुधार भी कर रहा है। ये समस्या का समाधान कर रहा है। ये फीडबैक लूप वाला हिस्सा वाकई कमाल का है। इसका मतलब ये एक ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। और मैं सोच सकता हूँ कि इसमें एक मेमोरी लेयर भी होगी जो मेरी पसंद नापसंद को याद रखेगी, है ना? बिल्कुल। एक मेमोरी लेयर होती है जो आपकी प्राथमिकताओं को याद रखती है, जैसे आपकी पसंदीदा एयरलाइन या सीट का चुनाव। तो अगली बार जब आप फ्लाइट बुक करने को कहेंगे तो उसे ये सब पहले से पता होगा। आखिर में जब सारे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तब आपको परिणाम मिलता है एक बुक की हुई टिकट। तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि इन्हें बनाते कैसे होंगे? मतलब एक LLM को तो आप सिर्फ इंटरनेट का सारा टेक्स्ट पढ़ा देते हैं, पर एक काम करने वाले AI को एक्शन कैसे सिखाते हैं? ये सिर्फ किताबें पढ़ने से तो नहीं आएगा। हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट का शोध पत्र है वो UFO नाम के एक LMG के बारे में है। उन्होंने इसे शून्य से कैसे बनाया, यह एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प प्रक्रिया है। और ये सिर्फ LLM को काम करना शुरू करो कहने जितना आसान नहीं है। UFO एजेंट बनाने की प्रक्रिया को मोटे तौर पर 2 मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है: डेटा कलेक्शन और मॉडल ट्रेनिंग। सबसे पहले आपको मॉडल को सिखाने के लिए सही तरह का डेटा चाहिए। और ये डेटा कलेक्शन भी 2 हिस्सों में होता है ना? ये शोध पत्र में इसका जिक्र है। हाँ। पहला है टास्क प्लान डेटा। हाँ, इस फेज में वे सामान्य निर्देशों और उनके स्टेप बाय स्टेप प्लान का डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे एक निर्देश हो सकता है वर्ड में फॉन्ट साइज कैसे बदलें, और उसका प्लान होगा 1 टेक्स्ट को चुनें, 2 होम टैब पर जाएं, 3 फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। ये मॉडल को मतलब ऊंचे स्तर पर सोचना सिखाता है, किसी भी काम को लॉजिकल स्टेप्स में कैसे तोड़ना है। लेकिन ये प्लान तो सिर्फ टेक्स्ट है, एक्शन नहीं। ये तो उस शेफ की तरह है जिसके पास सिर्फ रेसिपी की किताब है, उसे अभी भी ये नहीं पता कि ओवन कैसे चलाना है। बिल्कुल सही। और इसीलिए दूसरा डेटा कलेक्शन फेज आता है टास्क एक्शन डेटा। इसमें वे उन सामान्य योजनाओं को बहुत ही विशिष्ट
मतलब कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले एक्शन में बदलते हैं। जैसे फॉन्ट साइज को 20 पर सेट करो का एक्शन कोड में कुछ ऐसा दिखेगा, क्लिक ऑन बटन 20 हाउ लेफ्ट। यह मॉडल को सिखाता है कि सोची हुई बात को असल में करना कैसे है। यह रेसिपी को असल कुकिंग में बदलने जैसा है। तो डेटा तैयार हो गया, अब आती है ट्रेनिंग, जो कि सबसे रोमांचक हिस्सा है। शोध पत्र में 4 चरणों वाली एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति बताई गई है। हाँ, और ये वाकई बहुत स्मार्ट है। पहला चरण है टास्क प्लान प्री ट्रेनिंग। यहाँ मॉडल को सिर्फ टास्क प्लान डेटा पर ट्रेन किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक है, मॉडल को किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप सोचना सिखाना। यह उसे एक बुनियादी समझ देता है कि योजना कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब वो सोचना और योजना बनाना सीख गया है, अब उसे असल काम करना सीखना है। जिसके लिए दूसरा चरण है विशेषज्ञों से सीखना। यहाँ मॉडल को GPT-4o जैसे एक विशेषज्ञ मॉडल द्वारा सफलतापूर्वक पूरे किए गए हजारों कामों के उदाहरण दिखाए जाते हैं। वह चुपचाप बैठकर देखता है कि एक एक्सपर्ट काम कैसे करता है, कहाँ क्लिक करता है, क्या टाइप करता है, और उसकी नकल करना सीखता है। यह एक ट्रेनी की तरह है जो अपने सीनियर को काम करते हुए देखता है। तो अब वो नकल करना भी सीख गया, लेकिन असली महारत तब आती है जब आप खुद से कुछ करते हैं, खासकर वो काम जो आपके सीनियर भी नहीं कर पाए। क्या मॉडल ऐसा कर सकता है? और यहीं पर तीसरा और सबसे अनोखा चरण आता है सेल्फ बूस्टिंग। अब मॉडल को वो काम करने के लिए दिए जाते हैं जिनमें विशेषज्ञ यानी GPT-4o भी विफल हो गया था। ये मुश्किल काम है। अब मॉडल अपनी सीखी हुई चीजों का इस्तेमाल करके इन मुश्किल कामों को करने की कोशिश करता है, और जब ये उनमें से किसी एक को सफलतापूर्वक कर लेता है जो कि विशेषज्ञ भी नहीं कर पाया था, तो ये अपनी ही इस नई सफलता से सीखता है। वो खुद को बेहतर बना रहा है, अपनी ही सफलताओं को अपने लिए नए उदाहरण बना रहा है। ये तो कमाल है। मतलब स्टूडेंट अब मास्टर को पार कर रहा है और अपने ही अनुभव से सीख रहा है। लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है? अगर मॉडल गलती से किसी गलत काम को सफलता मान ले, तो क्या वो अपनी ही गलती से गलत चीज नहीं सीख जाएगा? वाह, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसी खतरे से बचने के लिए चौथा और आखिरी चरण है रिवॉर्ड मॉडल से सीखना। यहाँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल होता है। एक अलग रिवॉर्ड मॉडल बनाया जाता है जिसका काम सिर्फ UFO एजेंट के हर एक्शन को देखना है और उसे स्कोर देना है कि यह एक्शन लक्ष्य के करीब ले गया तो पॉजिटिव रिवॉर्ड, या दूर ले गया तो नेगेटिव रिवॉर्ड। इस तरह एजेंट न केवल अपनी सफलताओं से बल्कि अपनी गलतियों से भी साफ तौर पर सीखता है। वाह, ये तो वाकई किसी इंसान को प्रशिक्षित करने जैसा है। पहले आप उसे रेसिपी देते हैं, मतलब टास्क प्लान। हाँ, फिर आप उसे दिखाते हैं कि इसे कैसे पकाना है, जो हो गए विशेषज्ञ उदाहरण। फिर आप उसे उन मुश्किल रेसिपी को आजमाने देते हैं जिन्हें आपने खुद खराब कर दिया था। वो हो गया सेल्फ बूस्टिंग। और अंत में आप उसके बनाए हर व्यंजन पर फीडबैक देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। रिवॉर्ड मॉडल, ये एक बहुत ही मजबूत ट्रेनिंग प्रक्रिया लगती है। तो ये सब सिर्फ सिद्धांत नहीं है, इसका इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है। हमारे स्रोतों में कई दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं। जैसे व्यापार में ये CRM या ERP सिस्टम में अपने आप काम कर सकता है। इस तिमाही की बिक्री रिपोर्ट बनाओ और उसे पूरी टीम को ईमेल कर दो, जैसा कमांड भी पूरा कर सकता है। स्वास्थ्य सेवा में भी इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। मरीजों के अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, अलग अलग सिस्टम से मेडिकल रिकॉर्ड इकट्ठा करके डॉक्टर के लिए एक सारांश तैयार करना, यहाँ तक कि कुछ मामलों में रोबोटिक सर्जरी में सहायता करना, जहाँ प्रिसिजन बहुत जरूरी है। और वित्त क्षेत्र में तो इसके इस्तेमाल की कोई सीमा ही नहीं लगती। लाइव मार्केट डेटा के आधार पर ट्रेडिंग बॉट चलाना, धोखाधड़ी का तुरंत पता लगाकर उसे ब्लॉक करना, ये सब इंसानी गति से कहीं ज्यादा तेज हो सकता है। हाँ, और ई-कॉमर्स में भी कल्पना कीजिए एक वर्चुअल शॉपिंग असिस्टेंट की, जो न केवल आपकी पसंद के उत्पाद की सिफारिश करे बल्कि आपकी ओर से कई वेबसाइटों पर जाकर कीमतों की तुलना करे, डिस्काउंट कूपन ढूंढे और आपका पसंदीदा पेमेंट मेथड इस्तेमाल करके इसे खरीद भी ले। लेकिन इन शानदार संभावनाओं के साथ बड़ी चुनौतियां भी हैं, और ये चुनौतियां LLMs की तुलना में कहीं ज्यादा गंभीर हैं। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है विश्वसनीयता। बिल्कुल, एक LLM अगर कोई गलत तथ्य बता दे तो वो एक गलती है, लेकिन अगर एक LLM गलत फ्लाइट बुक कर दे या किसी के बैंक अकाउंट से गलत जगह पैसे भेज दे तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। इन सिस्टम्स को 99.99% भरोसेमंद होना होगा। और विश्वसनीयता के साथ ही सुरक्षा का सवाल भी आता है।
मतलब अगर मैंने एजेंट से कहा मेरे बॉस के लिए एक तोहफा खरीदो और उसने गलती से मेरी सर्च हिस्ट्री के आधार पर कुछ बहुत ही अजीब चीज खरीद ली, तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन कोई इसका जानबूझकर दुरुपयोग भी तो कर सकता है। यही दूसरी बड़ी चुनौती है, सुरक्षा और नैतिकता। सोचिए अगर कोई इसका दुरुपयोग करके कंपनी के सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो या मेरे प्रतिद्वंद्वी के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक पोस्ट करो जैसा कमांड दे दे। हमें ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत मजबूत सुरक्षा उपाय बनाने होंगे जिन्हें भेदना लगभग नामुमकिन हो। एक और चुनौती जो मुझे समझ आती है वो है एकीकरण की। डिजिटल दुनिया एक सिंगल सिस्टम नहीं है जी। ये हजारों अलग अलग वेबसाइटों, एप्स और प्लेटफॉर्म्स में बटी हुई हैं और सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हाँ, और एक LAM को इन सब से सहजता से जुड़ना होगा ताकि वो अपना काम कर सके। हर ऐप का इंटरफेस अलग होता है, हर वेबसाइट का स्ट्रक्चर अलग होता है। इन सभी के साथ काम करने लायक एक यूनिवर्सल एजेंट बनाना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। और आखिर में इन सब के ऊपर विश्वास और पारदर्शिता का मुद्दा है। अगर मैं अपनी जिंदगी के काम एक AI को सौंप रहा हूं, हाँ, तो मुझे उस पर भरोसा करना होगा। ये बहुत जरूरी है। यूजर्स को ये जानने की जरूरत है कि कोई एक्शन क्यों और कैसे लिया गया। अगर एक AI एजेंट ने आपकी ओर से कोई वित्तीय फैसला लिया, तो आप उसकी तर्क प्रक्रिया को देखना चाहेंगे। बिना पारदर्शिता के विश्वास बनाना मुश्किल होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि AI क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि LLMs ने AI को एक आवाज दी थी जिससे वो हमसे बात कर सकें, और अब LLMs AI को हाथ और पैर दे रहे हैं जिससे वो हमारे लिए काम कर सकें। ये दुनिया का वर्णन करने वाले सिस्टम से दुनिया को बदलने वाले सिस्टम की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। हम अभी भी इस सफर की बिल्कुल शुरुआत में है। आज के LLMs थोड़े अनाड़ी हो सकते हैं और उन्हें बहुत मजबूत सुरक्षा ढांचे की जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे ये तकनीक परिपक्व होगी, ये शायद उतने ही आम हो जाएंगे जितने आज चैटबॉट हैं। ये सिर्फ काम को स्वचालित करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे और तकनीक के बीच के रिश्ते को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार करने वाली बात सामने आती है। स्रोतों में इन एजेंट्स को हमारी पसंद के अनुसार व्यक्तिगत बनाने की बात की गई है, जैसे हमारी पसंदीदा एयरलाइन सीट या हमारा पसंदीदा रेस्टोरेंट। लेकिन जैसे जैसे ये काम करने वाले AI हमारी आदतों, हमारी पसंद नापसंद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं और हमारी ओर से बिना हमारी निरंतर निगरानी के काम करना शुरू करते हैं, तो हमारी अपनी निर्णय लेने की क्षमता का क्या होगा? किस बिंदु पर एक मददगार सहायक हमारे लिए हमारे विकल्प चुनना शुरू कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता।